वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। पिछले दो लेक्चर्स में हमने सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर की बात करी। सबसे पहले सेंट्रॉइड होता क्या है। किसी भी ट्राइंगल में हमने शो किया कि तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होती हैं, उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को सेंट्रॉइड बोला जाता है। और सेंट्रॉइड के बारे में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने सिद्ध करी थी वो ये कि सेंट्रॉइड डिवाइड एनी मीडियन इन द रेशियो 2:1। कहने का मतलब अगर जी इज द सेंट्रॉइड और मान लेते हैं ए से पास होने वाली मीडियन बनाई और जो मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड है उसे डी बोल दिया, तो ए जी इज टू जी डी इज 2:1। सिमिलरली बी जी इज टू जी ई इज 2:1 और उसी तरीके से एक स्टेटमेंट सी के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट वी डिड। फिर हमने ऑर्थो सेंटर पिछले लेक्चर में किया। किसी भी ट्राइंगल में तीनों ऑल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होती हैं। ऑल्टीट्यूड्स माने क्या? वो लाइंस जो किसी एक वर्टेक्स से पास होती हैं और ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो थ्योरम कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों ऑल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर कॉन्करेंट होती हैं, ये हमने प्रूव किया। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। आज के लेक्चर में हम सर्कम सेंटर की बात करेंगे और सर्कम सेंटर की रिलेशनशिप विद सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले कुछ ज्योमेट्रिक प्रिलिमिनरीज। हम सबसे पहले इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की बात करेंगे। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी सर्कल ले लें और उसमें कोई कॉर्ड फिक्स कर लें। ठीक है, अब इस कॉर्ड के एक साइड पर सेंटर है और दूसरी साइड पर नहीं है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा ट्राइंगल बनाया जाए जो जिसका एक साइड तो ये गिवन कॉर्ड ही हो, यानी दीज आर टू वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, और तीसरा वर्टेक्स सर्कल पे हो पर उसी साइड हो जिस साइड पर सेंटर है इस कॉर्ड के। तो फॉर एग्जांपल हम ऐसा ट्राइंगल ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, सॉरी ऐसा भी ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं, इसकी बात नहीं हो रही क्योंकि ये जो वर्टेक्स है वो सेंटर के ऑपोजिट साइड पे आ गया विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉर्ड। तो ऐसे किसी भी ट्राइंगल की हम अगर बात करें, फॉर एग्जांपल अगले पेज में मैंने बनाया हुआ है, तो अगर ऐसा कोई भी ट्राइंगल है तो हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो एंगल है अगर इसको थीटा बोल दें, अगर इसको थीटा बोल दें तो ये एंगल 2 थीटा होगा। दिस इज द इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। या उल्टा बोलना चाहिए कि अगर ये एंगल जो भी है, वॉट एवर दिस एंगल इज, ये एंगल उसका आधा होगा और फर्क नहीं पड़ता कि हमने कौन सा ट्राइंगल बनाया था। कहने का मतलब कि ये जो वर्टेक्स है हम इसे कहीं भी ले सकते हैं। ये सारे ही एंगल, जो भी एंगल यहाँ बन रहे हैं, ये एंगल इसका आधा है। और ये बड़ी अजीब सी बात है, देखने में इतनी स्पष्ट नहीं होती विजुअली, पर फैक्ट है। ये सारे एंगल्स बराबर हैं। ये जो भी एंगल्स यहाँ बन रहे हैं ये सबके सब इसके आधे हैं, तो सबके सब इन पर्टिकुलर बराबर हैं। ओके, तो ये अब हम प्रूव करने जा रहे हैं और इनफैक्ट यहाँ भी आ जाएंगे तो भी वो बात सही है, ये एंगल इसका आधा है। ओके, तो लेट्स प्रूव दिस। और मैं इस सिचुएशन में प्रूव करता हूँ। जो ये वाली सिचुएशन है ये आपकी एक्सरसाइज होगी कि इस सिचुएशन में क्यों ये जो एंगल है वो सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल का आधा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। हम शो करेंगे कि ये 2 थीटा है और प्रूफ बड़ा सरल है। ये लाइन बना लें, ये वाली। ठीक है, नाउ एक काम कर लेते हैं। कुछ नहीं किया, ये जो लाइन थी बस उसको एक्सटेंड कर दिया है। और अब अगर ये एंगल x है, या अल्फा बोल देता हूँ, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या है? वेल, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये भी रेडियस के बराबर है और ये भी रेडियस के बराबर है क्योंकि ये तो सेंटर था सर्कल का। तो ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होने पड़ेंगे और इस वजह से ये अल्फा है। ओके, और इस एंगल को अगर बीटा बोल दें, उसी रीजनिंग से ये बीटा हो जाएगा। ऑल राइट, पर अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर ये ट्रायंगल देखें तो ये जो एंगल हो जाएगा वो इन दोनों का सम होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, बात बहुत सरल है। तो इन दोनों का सम क्या है? 2 अल्फा, यानी कि ये एंगल हो गया 2 अल्फा। सो दिस इज 2 अल्फा
एंड सिमिलरली दिस इज 2 बीटा। इन दोनों का सम 2 अल्फा, इन दोनों का सम 2 बीटा। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और ये कितना है, थीटा कितना है, थीटा इज अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा ये बीटा, सो थीटा इज अल्फा प्लस बीटा एंड दैट प्रूव्स इट। ओके, सो प्रूफ इज़ वेरी सिंपल, पर फैक्ट हमें रियलाइज़ करना है कि ये सारे एंगल्स बराबर हैं। ये जो भी एंगल बनेंगे, ऐसे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, ये सब बराबर है। इंटरेस्टिंग। इसका एक क्रोलरी है कि हमारे पास अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, या सॉरी, हमारे पास अगर कोई डायमीटर है किसी सर्कल की, ठीक है, कोई भी डायमीटर बना लें किसी भी सर्कल की, तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस वो 90 डिग्री होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये पॉइंट कोई भी चूज कर ले, एक बार इसको मिटा ही देता हूँ। हम क्या कहना चाह रहे हैं, उप्स, एक सेकेंड, हम ये कहना चाह रहे हैं कि फिक्स अ सर्कल, फिक्स अ डायमीटर, फिर कोई भी एंगल ये जो सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड हो रहा है ये सब 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये सब 90। ठीक है, इधर इस साइड भी सेम ही चीज़ हो जाएगी, बात एकदम सिमेट्रिक है, ये सब 90 है। और प्रूफ इज जस्ट दिस सेम थिंग, वी कैन रिपीट द सेम थिंग, सेम प्रूफ वी कैन रिपीट। तो कोई सा बना लेते हैं ट्रायंगल, और फिर वही ये लाइन ली और इसको एक्सटेंड कर दिया। ओके, एंड लेट्स कॉल दिस अल्फा। तो अपने आप ये अल्फा हो गया, राइट, दिस वाज द सेंटर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, वही सेम रीजनिंग। और लेट्स कॉल दिस बीटा, तो ये बीटा, और फिर वापस से इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो ये हो गया 2 अल्फा, और इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो वो हो गया 2 बीटा। पर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 180 है, और उस वजह से अल्फा प्लस बीटा 90 है। सो दैट इज़ द प्रूफ। तो ये दोनों ज्योमेट्रिक फैक्ट्स याद रखें, याद रखने में मुश्किल नहीं है, और इनके प्रूफ्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रूफ मतलब अगर कभी भी ये फैक्ट आपसे कोई प्रूफ पूछ ले, तो इस तरह की चीज़ आपको तुरंत करनी आनी चाहिए, रटना नहीं है। ओके, अब सर्कम सेंटर क्या होता है। तो थ्योरम है कि कोई भी ट्रायंगल ले लें, और अगर उसकी तीनों साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करी जाएं तो वो कॉन्करेंट होंगी। तो जैसे ये मिड पॉइंट है इस साइड का, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस साइड की, वो कौन सी लाइन है, जो इस मिड पॉइंट से पास होती हो और साइड के परपेंडिकुलर हो। सिमिलरली यहाँ पे एक ऐसी लाइन है, और सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन है, और हम कह ये रहे हैं कि ये तीनों एक सिंगल पॉइंट पे मिलती हैं, उसी पॉइंट को सर्कम सेंटर बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें ये कॉन्करेंसी शो करनी है कि वास्तव में ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं। तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे कि दो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं हमने ड्रॉ कर ली, वो कहीं ना कहीं तो मिल रही हैं, मान लेते हैं यहाँ इस पॉइंट पे मिली। हम शो कर देंगे कि ये जो लाइन है, हम शो करेंगे ये जो लाइन है ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये लाइन है क्या, ये लाइन है इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ने वाली, और ये जो पॉइंट है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। तो हमें शो करना है ये पॉइंट भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर हम ये शो कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। और इसको शो करने के लिए हमें करना क्या है, ये मिड पॉइंट से तो पास हो ही रही है, हमें बस इतना करना है कि ये 90 है। सो वांट टू शो कि ये एंगल 90 है, बस इतना ही है। एक बार ये पॉज करके विचार कर लें कि इतना करने से बात खत्म हो जाएगी, राइट। तो शो ये करना है कि ये एंगल 90 है। ओके, नाउ क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस साइड का, हमें पता है कि इस पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगा। ये हमने बात करी थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में, कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्ग्रुएंसी। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, एंड सिमिलरली ये जो मीटिंग पॉइंट है इन दोनों का, उसके लिए भी ये बात सही है कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। तो मैं बना देता हूँ कि ये वाइट कलर का जो चीज़ है वो इस वाइट कलर की चीज़ के बराबर का है। ओके, पर वही लॉजिक हम इसके लिए भी दे सकते हैं कि ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ये डिस्टेंस। ठीक है, फाइन, पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये बराबर हैं। हमने क्या कहा कि ये और ये बराबर हैं,
और ये बराबर है, इस वजह से ये दोनों भी बराबर हैं। ओके, नाउ वी ऑलरेडी हैव बाय कंस्ट्रक्शन, ये पॉइंट था ही क्या, ये पॉइंट मिड पॉइंट था इस साइड का, तो ये दोनों भी बराबर हैं। ठीक है, ये बराबर ये बराबर, ये लेंथ बराबर, और ये कॉमन साइड। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी की मदद से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसके ऑपोजिट वाला एंगल इसके ऑपोजिट वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, पर दोनों का सम 180 है, इस वजह से दोनों ही एंगल 90 है। आई होप प्रूफ समझ में आ गया। तो द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज कॉल्ड द सर्कमसेंटर। वही चीज़ यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ। तो द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी of the three perpendicular bisectors of the triangle। पर ये टर्मिनोलॉजी आ कहाँ से रही है, क्यों हम इसे सर्कमसेंटर बोल रहे हैं, अगले स्लाइड में वो देखते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल हो ABC, हम कहना चाहते हैं कि एक सर्कल ऐसा है जो तीनों पॉइंट से पास करेगा, और एक ही ऐसा सर्कल है। ठीक है, अब जब हम बोलते हैं ABC इज अ ट्रायंगल, तो उसमें निहित है कि ये तीनों पॉइंट्स ABC एक सिंगल लाइन पे नहीं है। अगर सिंगल लाइन पे हो गए तब तो कोई भी सर्कल नहीं संभव है जो तीनों पॉइंट से पास कर जाए। और ये भी है कि ये तीनों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि A और B सेम पॉइंट्स हैं और C कोई अलग सा पॉइंट है, नहीं, वो सब कुछ नहीं। नॉन डिजेनरेट ट्रायंगल है, अगर बहुत स्पष्ट रूप से बोलना हो। ठीक है, तो अगर कोई भी ट्रायंगल ABC है तो हम कह रहे हैं एक सर्कल ऐसा है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, यानी इन तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है, और एक ही ऐसा सर्कल है। नोट करें, यही बात चार अलग अलग पॉइंट्स के लिए नहीं बोली जा सकती। अगर हम चार पॉइंट्स बनाते हैं, जैसे ये 1 2 3 और चौथा पॉइंट हम यहाँ कहीं बना दें, तो कोई भी सर्कल ऐसा नहीं मिल सकता जो इन चारों पॉइंट से पास कर जाए। सोच सकते हैं इस पर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स की विशेष बात है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शो करेंगे कि ठीक है ऐसा एक सर्कल है, और फिर हम शो करेंगे ऐसा एक ही सर्कल है। तो ऐसा एक सर्कल है कैसे, हमें पता है कि जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो एक सेम पॉइंट पर मिलती हैं, जिसको सर्कमसेंटर बोला जाता है। पर पिछले ही प्रूफ में जो रीजनिंग हमने देखी वो क्या देखी, हमने देखा कि ये डिस्टेंस, ये जो तीनों वाइट कलर की चीज़ें मैं बना रहा हूँ, ये तीनों ही बराबर लेंथ की हैं। तो ये जो पॉइंट है वो तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट है। ये और ये बराबर दूरी पर हैं, यानी बराबर लेंथ की हैं। तो इसको सेंटर लेकर के और ये रेडियस के साथ अगर सर्कल बनाया जाए तो वो इन तीनों पॉइंट से पास कर जाएगा। दैट्स इट। सो देयर एग्जिस्ट्स सच अ सर्कल, ऐसा सर्कल अस्तित्व में है। पर अब यूनिक शो करना है कि केवल एक ही ऐसा सर्कल है जो ये करता हो। फिर वही बात है, अगर कोई सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका जो सेंटर होगा वो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा, राइट, क्योंकि वो तीनों ही, मान लेते हैं सेंटर यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, और बराबर किसके होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल के। ठीक है, तो वो ऐसा पॉइंट होगा जो इन तीनों से इक्वी डिस्टेंट है, पर ऐसा एक ही पॉइंट है। तो अंततः बस हम कहना ये चाह रहे हैं कि एक ही पॉइंट ऐसा है जो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है, दिस इज सम पॉइंट अदर देन द पॉइंट O जो यहाँ पे हमें मिला, सच दैट S इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस, यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है और इसके भी बराबर है, यानी तीनों जो रेड कलर की सेगमेंट्स हैं बराबर लेंथ की हैं। तो क्या समस्या हो गई, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? वेल, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी इस सेगमेंट के, राइट। हमने क्या बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, जिसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है। अगेन दिस इज जस्ट कॉन्ग्रुएंसी। अगर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करें, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंसी की वजह से कॉन्ग्रुएंट है, और उस वजह से ये और ये 90, ये सेम रीजनिंग हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट की, यानी कि जो पॉइंट S है वो इस ऑरेंज लाइन पर लाई कर रहा है, उसी रीजनिंग से वो इस ऑरेंज लाइन पर लाई कर रहा है, और इस वजह से वो इसी पॉइंट के बराबर होना पड़ेगा। तो दैट्स नॉट अ बिग डील।
ठीक है, तो ये थ्योरम बड़ा सरल सा है और इस वजह से इस पॉइंट को सर्कम सेंटर बोला जाता है। ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का सेंटर है। किसी भी ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी है कि देयर इज अ यूनिक सर्कल जो उसके तीनों वर्टिसेस से पास होता है। उस सर्कल को सर्कम सर्कल या सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ द ट्राइंगल बोला जाएगा। उसका जो सेंटर है उसे हम सर्कम सेंटर बोलते हैं और उसका सेंटर अभी हमने देखा कुछ नहीं है, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। और जो रेडियस है इस सर्कल का उसे हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। वो बातें मैं लिख देता हूँ। द सेंटर ऑफ द सर्कल is the point of concurrency of the three perpendicular bisectors. That is the circumcenter. पिछली स्लाइड में हमने सर्कमसेंटर की परिभाषा क्या दी थी? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। द रेडियस ऑफ द सर्कल is called the circumradius of the triangle. ठीक है, अब एक बात यहाँ नोट करनी है कि हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसका सर्कम सेंटर कुछ नहीं है, मिड पॉइंट है उसकी हाइपोटेन्यूज का। तो अगर ये कैसे बोला जाए, मान लें हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लें ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो वी स्टार्ट विद अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम क्या शो करना चाहते हैं कि इसका जो सर्कम सेंटर है वो मिड पॉइंट है इस साइड का। ठीक है, यानी कि अगर उसका सर्कम सर्कल बनाया जाए तो द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ऑल राइट, मान लेते हैं सेंटर कहीं पर है, मान लेते हैं कि उस साइड पर है ही नहीं। एक बार के लिए मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड तो एक बात है, पहले हम ये शो करते हैं कि सर्कम सेंटर लाइज ऑन दिस साइड। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पर है सर्कम सेंटर, दिस इज लेट्स से द सर्कम सेंटर। देन व्हाट हैपन्स, ये डायमीटर हो जाएगी सर्कल की और उस वजह से ये जो एंगल सबटेंड होगा यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री होगा जो अभी हमने देखा शुरू में कि एंगल सबटेंडेड बाय एनी डायमीटर एट द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री। ये अगर सेंटर है इस सर्कल का तो ये डायमीटर है और उस वजह से ये 90 डिग्री है। पर वो 90 डिग्री तभी हो सकता है जब ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं, क्योंकि अदरवाइज ये डिफेक्ट मिल जाएगा। ये भी 90 है और ये भी 90 है, ये ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ये जो चीज़ है ये 90। तो दोनों साथ में 90 कैसे हो सकते हैं जब तक कि ये पॉइंट इससे कोइंसाइड ना कर जाए। ठीक है, सो देयरफॉर जब भी हम मान लेंगे ऐसा कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो इस लाइन पर नहीं है तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। देयरफॉर द सेंटर लाइज ऑन दैट लाइन। ठीक है, सेंटर लाइज ऑन दैट लाइन। अब मान लेते हैं वो कहीं पर है, यहाँ पर कहीं पर है, हमें शो करना है कि वो वास्तव में मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, तो राइट वो इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सेंटर है, इस वजह से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, दोनों ही रेडियस के बराबर है और इस वजह से ये मिड पॉइंट है। सो दैट्स इट। एनीवे द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज, ये सारी रीजनिंग अच्छी है, ये आपको पता होनी चाहिए, पर ये याद भी रखना ज़रूरी है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर उसकी हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। ओके, अब एक छोटा सा कनेक्शन बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। कोई ट्राइंगल ले लें ABC और उसके जो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं उनको DEF बोल दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर इसका हम ऑर्थो सेंटर लेंगे, इसको मीडियल ट्राइंगल बोलते हैं, जो ट्राइंगल DEF है इसको मीडियल ट्राइंगल बोला जाता है। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर है वही है बड़े वाले ट्राइंगल का सर्कम सेंटर। ओके, और ये बहुत मुश्किल बात नहीं है, मैं
हाँ, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, मैं एक लाइन में बोल देता हूँ। सबसे पहले इसका जो सर्कम सेंटर है वो मिलेगा कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे बीसी की, जो कि डी से ही पास होगी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको पूरा एक्सटेंड कर दें, यहाँ तक ले जाएं। अब पॉइंट टू बी नोटेड इज बाय मिड पॉइंट थ्योरम एफ ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एफ ई इज पैरेलल टू बी सी, उस वजह से ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी की, वो इसको 90 डिग्री पर मिलेगी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी इज द ऑल्टीट्यूड of triangle DEF passing through the vertex D, and that is the proof। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर D से पास होते हुए ऑल्टीट्यूड बन गई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर E से पास होने वाली ऑल्टीट्यूड है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर F से पास होने वाली ऑल्टीट्यूड है। तीनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट तो हैं ही सही, तीनों आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। और फिगर से अब क्लियर है कि सिंस दीज आर ऑल्टीट्यूड्स, इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है वो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा इस ट्रायंगल का, और साइमल्टेनियसली सर्कम सेंटर हो जाएगा इस ट्रायंगल का। तो वो पूरा फिगर यहाँ बना हुआ है। ठीक है, एकदम सरल सी बात है, इसमें कोई रहस्य नहीं है। ओके, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। कोई भी ट्राइंगल ले लें ABC, O इज द सर्कम सेंटर, G इज द सेंट्रॉइड एंड H इज द ऑर्थो सेंटर। तो सबसे पहली बात ये है कि ये तीनों एक लाइन में हैं, यानी कि ये तीनों कोलिनियर हैं। OG जो लाइन है वही लाइन है OH, राइट। सो ये लाइन सेगमेंट अगर बनाया जाए O और H को जोड़ने वाला, तो G उस पे ही मिलेगा। थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। पर एक और उसमें फैक्ट हम कह रहे हैं कि दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज 1:2। और ये रेशियो हम कहाँ देखते हैं, 1:2 या 2:1, ये रेशियो हम कहाँ देखते हैं, जब हम सेंट्रोइड की बात करते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1, या सर्कम सेंटर टू ऑर्थो सेंटर इन द रेशियो 1:2, जिस फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम। और हाँ, ये जो लाइन है, जिस लाइन पर ये तीनों ही पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इसे ऑयलर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑयलर लाइन इज नथिंग बट द लाइन विच कंटेन्स ऑल दीज 3 पॉइंट्स O, G एंड H। ऑल राइट, तो कैसे इसे प्रूव करें, ये तीनों कोलिनियर हैं एंड दिस इज द थिंग। तो हम वन शॉट में प्रूव करेंगे, हम एक्चुअली यही चीज़ प्रूव कर देंगे और बात वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, देखेंगे। तो व्हाट इज़ द आइडिया? आइडिया है कि O और H को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट बना लिया, एंड M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC। हम क्या शो करेंगे कि अगर ये लाइन बनाई जाए जो मीडियन है थ्रू A, ये जो लाइन है वो अगर पॉइंट P पर मिलती है इस लाइन सेगमेंट को, तो AP अपॉन PM इज 2:1। तो ये लाइन हमने बनाई, मान लेते हैं ये पॉइंट P पर मिली, तो इनफ टू शो दैट AP इज टू PM इज 2:1। क्यों? क्योंकि फिर P अपने आप ही सेंट्रोइड हो जाएगा। तो P क्या है? P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AM विद OH। ओके, सो AP इज टू PM इज 2:1। अगर ये शो कर दिया तो अपने आप ही P को सेंट्रोइड ही होना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रोइड ही वो पॉइंट है जो AM को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सो दिस इज द प्रूफ स्ट्रैटेजी। ओके, सो हाँ, हाउ डू वी डू इट? सो लेट्स जॉइन this and that and note कि ये और ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? OM meets this side BC at 90 degrees, और अगर इसको एक्सटेंड कर लेंगे AH को, क्योंकि H ऑर्थो सेंटर है, ये भी 90 डिग्री होगा, तो अगर ये भी 90 ये भी 90, तो फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी पड़ेंगी। तो हमने ये देखा कि OM और AH पैरेलल हैं, और हमें शो क्या करना है, हमारा टारगेट है कि this distance divided by that distance is 1:2। therefore by similarity, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हैं, सॉरी पैरेलल हैं, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, इस वजह से
showing that this upon this is 1:2 is equivalent to showing कि OM upon AH is 1:2, यानी कि ये शो करना है कि OH AH का आधा है, यही शो करना है. So this is equivalent to showing that OM is half of AH. ये टारगेट है हमारा, और इसको करने के लिए हम सर्कम सर्कल बनाएंगे. ठीक है, सो टारगेट मैं लिख देता हूं. दिस इज फर्दर इनफ टू शो दैट OM इज हाफ ऑफ AH. ये मैंने समझा दिया कि क्यों ये इनफ है. ठीक है, तो ये मेरा OM और ये AH. ठीक है, तो हमारे पास एक तरीका है जिससे हम इसके डबल की बात कर सकते हैं. शो ये करना है कि इसका डबल का जो लेंथ है वही ये है. तो एक तरीका है जिससे हम इसका डबल पैदा कर सकते हैं, और वो क्या है? जस्ट कंसिडर दिस लाइन पासिंग, मतलब बेसिकली ये डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट बी. कंसिडर द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, और वो मान लेते हैं इस किसी पॉइंट पर मिलती है. ये पॉइंट हमारा P था, ये वाला. तो ये किस पॉइंट पर मिलती है? मान लेते हैं ये पॉइंट कुछ है X, कोई भी नाम दे दीजिए. तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सेगमेंट बनेगा XC इज एक्चुअली डबल ऑफ OM. क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम. उसके भी पहले क्योंकि ये डायमीटर है, सो द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री. तो एंगल XCB इज 90 डिग्री, और ये तो 90 डिग्री था ही सही. ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, क्योंकि O वाज द सर्कमसेंटर, M वाज द मिड पॉइंट. तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी. तो ये लाइन और ये लाइन देयरफॉर पैरेलल हैं, राइट? ये भी 90, ये भी 90, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. और क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, दिस इज हाफ ऑफ दिस साइड. अब सिमिलैरिटी से भी बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गए. फिर सिमिलैरिटी लगाएंगे, उससे भी आ जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर हैं, उससे भी आ जाएगा कि ये डबल है इसका. पर मिड पॉइंट थ्योरम में भी हमने देखा था कि इसका डबल ही ये बेस है. ठीक है, सो होपफुली यू आर एबल टू फॉलो. जस्ट फोकस ऑन दिस ट्रायंगल. ये मिड पॉइंट है, और उससे हमने वो साइड बनाई जो बेस के पैरेलल है. बेस इज XC, तो ये जो सेगमेंट कटेगा वो इसका आधा होगा. ठीक है, तो देयरफॉर वी जस्ट नीड टू शो कि XC इज इक्वल टू AH. तो फर्दर इनफ टू शो. ठीक है, अब हमें यही शो करना है कि XC इज इक्वल टू AH. वो भी हम थोड़ा इनडायरेक्टली करेंगे. हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. ये जो AX और HC को ज्वाइन किया, हम ये पहले से ही जानते हैं कि AH और XC पैरेलल हैं. क्यों हैं ये पैरेलल? वेल, AH इज पैरेलल टू OM. ये हमने आर्ग्यू किया, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है, तो ये 90 डिग्री पर मिलती है इसको, और ये तो 90 डिग्री है ही सही. तो OM और AH पैरेलल हैं. और ये भी हमने अभी आर्ग्यू किया कि OM और XC पैरेलल हैं. इस वजह से AH और XC पैरेलल हैं. ठीक है, अब हम क्या शो करने जा रहे हैं कि AX और HC पैरेलल हैं. एक बार ये कर दिया तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा. ऑपोजिट साइड्स इस क्वाड्रिलैटरल के पैरेलल हो जाएंगे, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा. और अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो फिर ये इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा. AH इक्वल्स XC. सो नाउ फर्दर दिस इज इनफ टू शो कि AX इज पैरेलल टू HC. पर ये मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होना चाहिए. राइट. तो सबसे पहले ये एंगल कितना है? अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, कर ही देते हैं. ये इस पॉइंट पर क्यों किस यहाँ कुछ हो रहा है, ये पता नहीं क्यों इस पॉइंट से पास कर गई. सोचिएगा इस पे, शायद कोई आवश्यक रीज़न है जिस वजह से ये इससे पास कर रही है. हो सकता है धोखा हो रहा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे काम में नहीं आएगा. तो अगर ये एक्सटेंड कर दिया इसको, तो ये क्या होगा? ये ऑल्टीट्यूड बन जाएगी इस ट्रायंगल की. ये एक वर्टेक्स से, ये ऑर्थो सेंटर है, तो ये जो लाइन होगी वो ऑल्टीट्यूड हो जाएगी पासिंग थ्रू सी. तो ये 90 हो जाएगा. इस वजह से, क्योंकि ये जो भी एंगल है, 90 माइनस दैट एंगल वुड बी दैट एंगल. हम बस ये कह रहे हैं ये जो ट्रायंगल बनेगा वो उसमें ये राइट एंगल है. तो वट एवर इज दिस एंगल, इसको जो भी बोल दें, 90 माइनस दैट एंगल इज दिस.
मैं इसको मिटा देता हूँ और अब लिख देता हूँ सीधा सीधा कि दिस इज 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, एंगल ए इज दिस एंगल, BAC को एंगल ए बोला गया है। दिस इज 90 माइनस एंगल ए। अब अगर हम दिखा दें कि ये एंगल भी 90 माइनस एंगल ए है, देन वी आर डन। पर क्यों? ये डायमीटर है and therefore the angle subtended at the vertex A by this diameter is 90 degree. A after all इस सर्कल पे है, जिस सर्कल की ये डायमीटर है उसी सर्कल पे ये पॉइंट A है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये A है, therefore this is 90 minus A. ऑल राइट। पर अब ये फिगर Z शेप का फिगर कंसिडर करें, ये एंगल और ये एंगल बराबर, इस वजह से AX इज पैरेलल टू HC एंड दैट शोज कि ये एक पैरेललोग्राम है और उस वजह से AH इज इक्वल टू XC। और अब हम इसे लाल रंग में रंग सकते हैं टू कलर कोड द एंटायर थिंग। सो दैट शोज दिस लाइन ऑफ रीजनिंग। अब उल्टा चले जाएंगे तो बात सारी खत्म हो गई, जो करना था हमने प्रूव कर दिया है। ओके, सो दैट्स अ वेरी नाइस थ्योरम दैट वी जस्ट प्रूव्ड। ऑल राइट, अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है। अगर हमारे पास ABC के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हम इनके टर्म्स में लिख सकते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। ये है हमारा फॉर्मूला। और भी फॉर्मूले हैं, आप गूगल करेंगे आपको और भी ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके के फॉर्मूले मिल जाएंगे। मैंने यहाँ लिखा नहीं, ऑर्थो सेंटर में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एज वेल एज अ फॉर्मूला ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? अगेन व्हाट इज ऑल दिस? ये सब डिटर्मिनेंट है। मैंने शायद पिछले लेक्चर में बोला नहीं था कि ये सब क्या है। ये डिटर्मिनेंट है। आपको डिटर्मिनेंट की जानकारी नहीं है तो डेफिनेशंस देख सकते हैं डिटर्मिनेंट की। बस कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है और कुछ नहीं। उसका एक ज्योमेट्रिक मोटिवेशन है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये एक शॉर्ट हैंड की तरह से आप समझ लीजिए। जब डिटर्मिनेंट की आप डेफिनेशन देखेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जब डिस्कस कर रहे थे तब भी इस तरह की बात हुई थी। ओके, तो दिस इज जस्ट सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैप्चर्ड यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और इसको प्रूव करने में हम थोड़ी बहुत डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की थ्योरी यूज़ कर लेंगे। प्रूफ मैं दिखा देता हूँ। प्रूफ इज़ ऑप्शनल, इनफैक्ट दिस फॉर्मूला इज़ ऑप्शनल क्योंकि हम ये यूज़ नहीं करने वाले। प्रूफ इज़ दिस। अगर हम मान लें ये सर्कम सेंटर है तो इसकी परिभाषा क्या है? ये वो पॉइंट है जो तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट है। दैट इज़ वन वे टू थिंक अबाउट दी सर्कम सेंटर। चाहे ये बोलें कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, या ये बोलें वो पॉइंट जो तीनों वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंट है, एक ही बात है, ये हम देख चुके हैं। तो अगर सर्कम सेंटर इज H, K, तो देर इज सम, एंड इफ R इज द सर्कम रेडियस, तो ये सेटिस्फाई होगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर ईच I, राइट? जो डिस्टेंस स्क्वायर है ऑफ द सर्कम सेंटर विद एनी वर्टेक्स, दैट विल बी स्क्वायर ऑफ द सर्कम रेडियस। तो ये इक्वेशन ट्रू है फॉर ईच I। तो ये जो तीन इक्वेशंस यहाँ, मतलब इन्हीं इक्वेशंस को अगर रीराइट किया गया तो ऐसे लिखा जा सकता है I इक्वल्स 1 2 3। और फिर इन्हीं तीन इक्वेशन को मैट्रिसेस और मैट्रिसेस की भाषा में ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, वेयर व्हाट इज दिस C इज दैट क्वांटिटी। और फिर क्रैमर्स रूल नाम की एक चीज़ होती है, वो अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, ये फॉर्मूला उससे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शनल, डजेंट मैटर क्योंकि हम ये यूज़ भी नहीं करने वाले। पर इसके माध्यम से और जो ऑयलर लाइन वाइन का पूरा बिजनेस हमने किया, उसको यूज़ करके हम अब रिविजिट कर सकते हैं ऑर्थो सेंटर का वो फॉर्मूला जो हमने कहा था कि कोई अड़ ही जाए तो तीनों ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन लिख करके या दो ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन लिख करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता है। पर पिछले स्लाइड में जो हमने देखा उसके माध्यम से और ऑयलर लाइन में जो हमने शो किया उसके माध्यम से ये थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा हो रहा है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला and by using the formula for the circumcenter and the formula for the centroid, now we can find a formula for the coordinates of the orthocenter, right? section formula के application से, तो that will save some computation। कोई बुराई नहीं है दो altitudes की equation लिख के उन्हें simultaneously solve करने में, पर उसमें computation बहुत ज़्यादा है। ठीक है, again all of this is optional and now I think we can come to the illustrations, right? so पहला illustration,
एक ट्राइंगल है एबीसी और उसके तीनों साइड्स की इक्वेशन हमें दी हुई है। ए बी की ये इक्वेशन, बी सी की ये रहस्यमय इक्वेशन जिसमें पी एक कोई चीज़ है, और सी ए की ये इक्वेशन। सर्कम सेंटर बता दिया गया ट्राइंगल का 2,3 पर है, और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बातें गलत हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, सोचें इस पे। तो हम क्या करेंगे कि हम बाकी के 2 वर्टेक्स कैलकुलेट ही कर डालेंगे, पूरा ट्राइंगल ही हम निकाल सकते हैं। बहुत तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है सोल्यूशन। तो मान लेते हैं जो तीसरी साइड है वो कुछ ऐसी है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो जो वर्टेक्स बी है हम उसे पैरामीट्रिकली लिख सकते हैं, तो से बी इज, क्योंकि बी इस लाइन पर है हम बी को लिख सकते हैं s कॉमा -2s फॉर सम s, एंड c को हम लिख सकते हैं t कॉमा t-3 फॉर सम t। नाउ क्योंकि ये सर्कम सेंटर है, हमें पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो सिंस o इज द सर्कम सेंटर, वी हैव द डिस्टेंस बिटवीन, या ऐसे लिख देता हूं, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, स्क्वायर भी कर सकते हैं, पर अब डिस्टेंस फॉर्मूला उससे हमें मिलेगा कि s-2 होल स्क्वायर प्लस -2 -3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 - 1 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा, और अब इसको एक्सपैंड कर लेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक मिलेगी। ओके, सो दिस इज 5s स्क्वायर प्लस समथिंग, राइट। आई थिंक ये फैक्टराइज हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो बहुत गलत बात है। 8 is 13 - 5 या whatever, तो या पर बड़ी अजीब बात है, इससे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, मतलब s=1 तो एक आंसर आना ही चाहिए था, क्योंकि ये पॉइंट तो सॉल्व होना ही चाहिए था। ये क्या कुछ गड़बड़ करी है मैंने, एक्चुअली करी है। सो दिस इज एक्चुअली दिस प्लस 13s -13 = 0। तो इससे एक सोल्यूशन तो आएगा s=1, जो कि हमें पॉइंट ए ही दे देगा, जो कि मिलना भी चाहिए था क्लियरली। ओ बी स्क्वायर इज ओ ए स्क्वायर, जब हम ये कर रहे हैं तो एस तो कोई पैरामीटर है, 2 सोल्यूशन तो आने ही चाहिए थे, एक ये और एक ये जो एक्चुअल पॉइंट जो हम ढूंढ रहे हैं। तो s=1 तो एक सोल्यूशन है ही। जो दूसरा सोल्यूशन है, हमें एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक पूरी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, हम सम ऑफ रूट्स भी यूज़ कर सकते थे, पर एनीवे, सो व्हाट वी गेट इज कि द अदर सोल्यूशन इज -13/5। सो दिस गिव्स अस the required s is -13/5, right? तो s मिल गया, उस वजह से पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। वही सेम तरीके से हमें पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और फिर हम सब कुछ जान गए ट्राइंगल के बारे में, तीनों वर्टिसेस जान गए, फिर जो भी पूछा गया है हम बता सकते हैं। तो वो सब मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ। ओके, सेकंड इलस्ट्रेशन, एक ट्राइंगल है जिसके तीनों वर्टिसेस हमें दे दिए गए हैं। अगर कोई लाइन L है जो सर्कम सेंटर से पास होती है और BC को बाइसेक्ट करती है और y एक्सिस को इस पॉइंट पर मिलती है, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो अब इसका सर्कम सेंटर शायद यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए। सर्कम सेंटर में भी इसका मतलब इट विल बी समथिंग लाइक इसका इंटरसेक्शन विद दैट, सो समवेयर हियर शुड बी द सर्कम सेंटर। तो मैं ऐसे ही कुछ बना देता हूँ यहाँ पर, दिस इज द सर्कम सेंटर। इसको ओरिजिन से कंफ्यूज नहीं करना है, जस्ट बिकॉज सिंबल ओ यूज़ किया गया है। हमसे क्या बोला गया कि वो लाइन जो सर्कम सेंटर से पास होती है और इसको बाइसेक्ट करती है, यानी इसके मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन। तो अगर इसका मिड पॉइंट हम कह दें M है,
तो ये लाइन अगर वाई एक्सिस को 0,α/2 पे मिलती है तो अल्फा बताना है, पर है क्या ये लाइन? क्योंकि ये सर्कम सेंटर है, तो ये जो लाइन होगी जो मिड पॉइंट से पास हो रही है ए बी के, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी की. सो दैट इज द ओनली ऑब्जर्वेशन. ओ एम इज द परपेंडिकुलर, रादर मैं लिख देता हूँ सवाल की भाषा में, एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. दैट्स इट. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आप तुरंत लिख सकते हैं. ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो एम के पता है, और इस लाइन का स्लोप पता है तो इसका भी पता है, तो उसकी इक्वेशन तुरंत लिख सकते हैं और फिर उसका वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं. ऑलराइट, तो आई लीव इट एट दिस. अगला इलस्ट्रेशन, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका कि एक वर्टेक्स हमें पता है 1,10 और सर्कम सेंटर इस ट्राइंगल का ये है -1/3, 2/3, और जो ऑर्थो सेंटर है वो यहाँ है. कोऑर्डिनेट्स हमें नोन है, मैंने यहाँ लिखे नहीं है. पूछा क्या गया है कि मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू ए, यानी बी सी का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. सोचें इस पे. ओके, सो जो भी हमने ऑयलर लाइन में सीखा हम सब यूज़ करेंगे. हम जानते हैं कि सेंट्रॉइड कहाँ है. सेंट्रॉइड हम तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर सेंट्रॉइड को जी बोल दिया जाए तो हमें पता है दिस इज द पॉइंट विच डिवाइड्स ओ एच इन द रेशियो 1:2. सो सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आर, लेट्स से दिस इज h, k. तो हम जानते हैं कि h equals twice of the x coordinate of O plus 1 times the x coordinate of h. This whole thing divided by 2 plus 1. और ये क्या बनेगा? 8/9. ना गंदा गंदा एक्सप्रेशन आ रहा है. नहीं, गलत की गलत. दिस इज 9/9 विच इज़ 1. ग्रेट, अच्छा आ गया. और के क्या है? के इसी वजह से आएगा, सेम तरीके से, मतलब वजह से नहीं. हाँ, ये तो वाकई में गंदा ही आ गया. 8/9. चेक कर लेता हूँ, ऐसा नहीं आना चाहिए. 2 into 2/3 that is written over here, and 1 into 4/3, और उसको 2 + 1 से डिवाइड किया है. 4 + 4 8. ठीक है, अब जो आ रहा है. सो दिस इज 8/9. ओके, सेंट्रॉइड निकल गया. और अगर बी सी का जो मिड पॉइंट है उसे एम बोल दें, इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो हम क्या जानते हैं कि ए जी अपॉन जी एम, ए जी इज टू जी एम इज 2:1. सेंट्रॉइड में ये हमने पढ़ा था. तो अब हम एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ए के कोऑर्डिनेट्स पता है और जी के कोऑर्डिनेट्स पता है. तो अगर एम के कोऑर्डिनेट्स को मैं अल्फा कॉमा बीटा बोल दें, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हमें मालूम है कि 2α + 1/3, दिस इज h which we just calculated to be 1, और हमें पता है कि 2β plus 10/3, this is k which was calculated to be 8/9. अब हम अल्फा और बीटा निकालेंगे. अल्फा यहाँ से क्या आया? 1, जो नहीं आना चाहिए था. 1 तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए था. या हो सकता है आ भी रहा हो, क्योंकि ये लाइन फिगर में तो वर्टिकल नहीं लग रही है, पर बाय व्हाट वी जस्ट डिड, क्योंकि इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और एम का भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, शायद वो वर्टिकल लाइन ही होगी. हाँ ठीक है, वर्टिकल लाइन ही होगी. ए का भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, जी का भी 1 आ रहा है, तो ठीक है, इट्स फाइन, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. बीटा क्या आया? बीटा इज, अरे बाप रे, बीटा आ रहा है
8/3 minus 10 करके, right, which gives us minus 22/3, therefore beta is minus 11/3. तो ये ऑप्शन सही है. ऑलराइट, मतलब ये सारी बातें एक बार बोल दी तो खुद ही सब कुछ कर सकते हैं. ओके, fourth illustration. I think this is the last illustration, maybe. I don't know. Let's see. सच में मेरे ख्याल से तो 5 इलस्ट्रेशन थे. ठीक है, फर्क नहीं पड़ता. OHFM इज अ रेक्टेंगल जिसमें कि OH इज 11 एंड OM इज 5. और एक ट्राइंगल ABC है जिसका ऑर्थो सेंटर H है, जिसका सर्कम सेंटर O है. M is the midpoint of the side BC and F is the foot of the altitude from the vertex A. ठीक है, ये ऐसा है और हमसे लेंथ ऑफ BC पूछी गई है. ओके, सोचें इस पे, अच्छा सवाल है. तो वर्टेक्स ए एक बार कोशिश करेंगे लोकेट करने की. हमें ये तो पता ही है कि वर्टेक्स ए, हमें ये तो पता ही है कि वर्टेक्स ए इस लाइन पर है. क्यों? क्योंकि दिस इज दी एफ इज द फुट ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए टू द साइड BC, और साइड BC वाली जो लाइन है वो यही लाइन है, क्योंकि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड दिस इज द फुट ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए. तो दिस इज द लाइन जिसमें कि पॉइंट्स B और C हैं, और ये लाइन क्या है? उसके परपेंडिकुलर, और एट द सेम टाइम दिस इज द ऑल्टीट्यूड पासिंग थ्रू ए. तो वर्टेक्स ए इस लाइन पर है कहीं पर. ठीक है, और हमें O और H पता है, तो हमें सेंट्रॉइड भी पता है कहाँ है. सेंट्रॉइड अगर यहाँ बोले तो दैट इज द पॉइंट विच डिवाइड दिस इन द रेशियो 1:2. तो सेंट्रॉइड भी मिल गया. पर दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC. जो M है ये मिड पॉइंट ऑफ साइड BC का. तो अगर M और सेंट्रॉइड को जोड़ेंगे तो जो लाइन मिलेगी उस पर भी A लाई कर रहा है. तो हमें 2 लाइंस मिल गई जिस पे A लाई कर रहा है. फिर हम A के कोऑर्डिनेट्स तो कम से कम तुरंत निकाल सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई वांट टू. और एक ओरिएंटेशन के लिए डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है. दिस इज योर जनरल थिंग. और या सो जो स्ट्रैटेजी अभी मैंने बोली, दिस इज द ऑयलर लाइन O और H को ज्वाइन करने वाली. सेंट्रॉइड इज दिस पॉइंट, ये सेंट्रॉइड है. M और सेंट्रॉइड को जोड़ने वाली लाइन हमने बनाई, उसको इस लाइन से इंटरसेक्ट किया, जिस पॉइंट पर मिली उसे A बोल दिया. ये सारी बातें अभी हमने ठीक से आर्ग्यू करी. ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं. उसके लिए पहले हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. कोऑर्डिनेट्स का मतलब पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए. आई थिंक इट विल बी कन्वीनियंट टू पुट this as the x-axis and this as the y-axis. So maybe we should do that. या maybe इसको ही origin बोल देते हैं. F को origin रख देते हैं. This will be the x-axis, this will be the y-axis. Doesn't really matter, कहीं भी आपका मन जहाँ करे वहाँ रख सकते हैं. तो मैं डिनोट कर देता हूँ. This is the x-axis, this is the y-axis. ओके, तो अब जो कोऑर्डिनेट है ओके वो क्या हो जाएंगे? -11,5. इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये -11 फिर +5 H के हो जाएंगे 0,5. तो G के फिर क्या होंगे? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ GR, या सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ GR, क्योंकि दिस इज 1:2 के रेशियो में, y कोऑर्डिनेट तो हमें पता है कि 5 ही रहेगा. 5 इसलिए क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है. तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो कैसे निकलेगा? 1 × 0 + 2 × -11 डिवाइडेड बाई 3. बड़ा गंदा. दिस इज -22/3. ओके, और अब हम M के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है. M इज जस्ट -5,0. तो अब हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, उससे हमें A के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. मैं नहीं कैलकुलेट करना चाहता, निकाल लीजिए A के कोऑर्डिनेट्स. उसके बाद हमें ढूंढना है लेंथ ऑफ BC, राइट? हाँ, लेंथ ऑफ BC ये हमें ढूंढना है.
वो कैसे ढूंढेंगे? बहुत तरीके हो सकते हैं। ये जो भी लेंथ है, दिस इज द सर्कम रेडियस, क्योंकि दिस इज द सर्कम सेंटर, दिस इज द सर्कम रेडियस। तो जो बचे दो वर्टेक्स हैं वो ओ से उतनी ही दूरी पर है जो ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ए के कोऑर्डिनेट्स एक बार निकाल लिए, ठीक है। और जो बचे दो वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोल सकते हैं? लेट्स से दिस इज सी और इसका इसका लेट्स से दिस इज अल्फा कॉमा 0। तो जो वर्टेक्स बी होगा वो क्या होगा? वर्टेक्स बी विल बी, वेल, दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दैट डिस्टेंस, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये थोड़ा सा फिगर गलत लग रहा होगा देखने में, मे बी मैं उसको थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ इस साइड पे। लेट्स से दिस इज द वर्टेक्स सी, जिसको मैंने अल्फा कॉमा 0 बोल दिया, ठीक है। तो बी क्या होगा? -5 प्लस अल्फा, या अल्फा माइनस रादर, सॉरी, अल्फा प्लस 5 is this distance. So that distance should also be alpha plus 5. तो उससे हमें मिलेगा कि this is -10 minus alpha. I hope I'm not making any stupid mistake. चेक कर लेता हूँ। बेसिकली यही चेक करना है, बी और सी का मिड पॉइंट ये है, एक बार मैं देख लेता हूँ। सो अगर जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। हमें अल्फा ही निकालना है, पर दिस स्क्वायर इक्वल्स दिस स्क्वायर इक्वल्स दिस स्क्वायर, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। दो वैल्यूज आ जाएंगी अगर ऐसे सॉल्व करेंगे। शायद अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक इसको करस्पॉन्ड करेगी और एक इसको करस्पॉन्ड करेगी। विच एवर यू पिक द अदर वैल्यू विल ऑटोमेटिकली कम आउट टू बी द करेक्ट वैल्यू। सो वैसे कर सकते हैं, और भी कोई तरीका सोच सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि यही एक तरीका है। सेंट्रॉइड भी यूज़ कर सकते हैं, तो आई थिंक वहाँ से तुरंत हो जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो फिर ए बी सी का जो सेंट्रॉइड है वो हमें पता है ये है, राइट। दैट शुड गिव अस, नहीं उससे अल्फा नहीं आएगा एक्चुअली, दैट विल प्रॉब्ली नॉट हेल्प। ठीक है, तो आप इस सर्कम सेंटर वाली चीज़ कर लीजिएगा। एनीवे, देर इज नॉट ओनली वन वे टू सॉल्व सच थिंग्स. So yeah, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.